खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी इंतसाबी किताब के सबक नंबर 29 ए के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है ख़त व किताबत, दफ्तरी नोट, दरख्वास्त और दफ्तरी ख़त। यहाँ पर आपको ख़त व किताबत के उसूलों से वाबस्ता कराया गया है। दफ्तरी नोट लिखने के तरीके बताए गए हैं। दरख्वास्त लिखना, शिकायती ख़त किस तरह से लिखेंगे, शिकायत किस तरह से करेंगे या सरकारी महकमे की अपनी परेशानी की तरफ, अपने मसले की तरफ तवज्जो किस तरह से माइल करेंगे, वो चीज़ें आपको दरख्वास्त में बताई गई हैं। और साथ ही दफ्तरी ख़त किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से सरकारी मुलाजिम आपस में बातें करते हैं, ख़त व किताबत करते हैं, वो तरीके यहाँ पर इस सबक में बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा सबक। हम में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द होगा जिसने कभी कोई खत ना लिखा होगा। सभी ने खत लिखा है। आप भी अब इस मुकाम के ऊपर हो कि कभी ना कभी आपने खत ज़रूर लिखा होगा। और खत एक दूसरे से राब्ता कायम करने के तरीके होते हैं। खत के ज़रिए हम किसी दूर बैठे हुए अपने अकीदतमंद का, अपने जानकार का, अपने दोस्त का, अपने भाई-बंधों के हाल-चाल पूछ सकते हैं। अगर वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी पूछ सकते हैं। कोई खुशी की खबर है तो उनको खुश कर सकते हैं, और उनके लिए कोई अच्छी खुशखबरी है तो उनसे भी हम मुबारकबाद दे सकते हैं, बधाइयाँ दे सकते हैं। सरकारी खत के ज़रिए हम सरकार से राब्ता कर सकते हैं। और दफ्तरी नोट दफ्तर में किसी मसले को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने खत नहीं लिखा हुआ, कभी ना कभी सबने खत लिखा है। किसी खुशी की खबर पर अपने दोस्त, रिश्तेदार, बुजुर्ग, साथी या अपने छोटे रिश्तेदार को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार करते हैं। किसी मौत, नुकसान या नाकामी पर ताज़ियत या अफसोस का खत लिखते हैं। किसी बीमार की हालत पूछने के लिए खत लिखते हैं। इसे अयादत का खत कहते हैं। अगर हम किसी बीमार की हालचाल पूछ रहे हैं, किसी अलालत की खबर ले रहे हैं, तो ये खत अयादत का खत कहलाएगा। किसी को कुछ खुशखबरी दे रहे हैं, तो वो खुशखबरी या खुशदीदा खत कहलाएगा। और अगर किसी को दुख ज़ाहिर कर रहे हैं, रंज ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो ताज़ियती खत कहलाएगा। अयादत के खत में जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश और दुआ होती है। अपनी खैरियत अपने खानदान के लोगों या दोस्तों तक पहुंचाने और उनकी खैरियत जानने के लिए भी खत लिखे जाते हैं। इन सब किस्म के खतों में लिखने वाले के जज्बात का इजहार होता है। इस तरह के खत निजी खत होते हैं। हम अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने अहबाब को लिख रहे हैं, अपने साथियों को लिख रहे हैं, अपने जानकार लोगों को लिख रहे हैं, उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं खतों के जरिए, तो ये खत निजी खत होते हैं। इनमें हमारे एहसासात और जज्बात जाहिर होते हैं। हम बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से बात करेंगे। अपने दिल के सारे जज्बात निकाल कर ज़ाहिर कर देंगे। खुशी है तो खुशी ज़ाहिर कर देंगे, गम है तो गम ज़ाहिर कर देंगे। जबकि जो दफ्तरी खत होते हैं, हुकूमती जो खत होते हैं, सरकारी जो खत होते हैं, वहाँ पर हम अपने जज्बातों को ज़ाहिर नहीं करते, और सीधी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो मसला हमारा है, उसको सीधे तौर पर हम पेश कर देते हैं। तो निजी खत आपने देख लिए। अब आगे आते हैं। यहाँ पर कारोबारी खत के बारे में बताया गया है। कारोबारी खत, एक ताजिर दूसरे ताजिर को खत लिखता है। वहां पर वो अपने कारोबार के सिलसिले में बात करेगा। यहाँ भी जज्बातों की अक्कासी नहीं की जाती, जज्बात जाहिर नहीं किए जाते। सीधी सीधी बात, जो भी मसला है वो पेश कर दिया जाता है और उसके ऊपर बात की जाती है। दोनों ताजिर एक दूसरे को अपना चीजें साफ कर देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं। जो भी मसला है उसके बारे में वो खतों के जरिए बात करते हैं। तो कारोबारी खत उनको कहते हैं। यहाँ पर कारोबारी खत लिखने का तरीका आपको बताया गया है कि कारोबारी खत किस तरह से लिखे जाते हैं। कुछ ताजिर, सनतकार या अफराद दूसरे ताजिरों या सनतकारों से कुछ सामान मंगवाते हैं। जो सामान वसूल होता है उसकी वसूली की इत्तला दी जाती है। सामान देर से पहुंचने या ना पहुंचने की शिकायत होती है। ये सब बातें कैसे होती हैं? खतों के जरिए। आजकल तो मोबाइल और टेलीफोन चल गए हैं जिसके जरिए बात हो जाती है। ये उस वक्त की बात है कि जब मोबाइल और टेलीफोन इतने राइज नहीं थे और शुरुआती दौर में थे, तो खतों के जरिए अपनी बात की जाती है। आज भी मोबाइल और टेलीफोन होने के बावजूद कई तरह की चीजें खतों के जरिए होती हैं, लेटर्स के जरिए होती हैं, जिसके जरिए बात सबूत के तौर पर पेश की जाती है कि ये चीज हमने इतने तारीख को आपको भेज दी थी, आपने इस चीज को यहाँ पर नहीं भेजा है। तो ये जो बात हो रही है, जो सामान में कमी बेशी है, ये बात आज भी मोबाइल के जरिए हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा मसला है कि जिसको सबूत रखना जरूरी है, जिसको अगर अदालती मामला बनता है तो साबित करना जरूरी है, तो फिर वो खतों के जरिए बात की जाती है। अब आप इसको ऐसे ना समझें कि ये दौर खतों का नहीं है।
जो बात मोबाइल के ज़रिए कही जाती है तो उसको खत क्यों लिखें? तो खत के ज़रिए बात इसलिए की जाती है कि ताकि कोई मसला पेश आ जाए, कोई अदालती मामला बन जाता है, तो अदालती मामले के अंदर सबूत पेश किए जाते हैं। और सबूत क्या होते हैं? यही खत-ओ-किताबत, जो राब्ते कायम करने के तरीके किए गए कि हमने इनको कई बार खबर दी गई, कई बार हमने चीज़ें इनको बताई, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारा काम, हमारा ऑर्डर पूरा नहीं किया और अब ये इतना जुर्माना हमें देंगे। तो वो सबूत के तौर पर वो खत पेश किए जाते हैं। इन खतों में जज़्बात नहीं होते, सिर्फ़ कारोबारी मामलात होते हैं। ये खत निजी नहीं होते, कारोबारी होते हैं। कारोबारी खत, निजी खत मैंने अभी आपको बताया, जो निजी सिलसिले में लिखे गए, निजी चीज़ों से मुताल्लिक लिखे गए, और कारोबारी खत जो कारोबार के सिलसिले में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर शिकायती खत है। शिकायती खत, हम शिकायत करने के लिए जो खत लिख रहे हैं, वो सरकारी महकमे को हो सकते हैं, किसी ताजिर को हो सकते हैं, किसी म्युनिसिपैलिटी वगैरह को हो सकते हैं, किसी और तंज़ीम जो सरकारी या गैर सरकारी हो, उसको हम ये शिकायती खत, हमें जिस बात की शिकायत हो, उसके लिए हम शिकायती पत्र लिखते हैं। कभी-कभी सरकारी महकमे या अफ़सर के खिलाफ बड़े अफ़सर को शिकायत लिखनी होती है। चाहे वो शिकायत इलाके में गंदगी की हो या बहुत देर तक बिजली गायब रहने की हो, चाहे किसी सरकारी अफसर की बेअमली या नाअहली की शिकायत हो या बदतमीजी की, ये शिकायती खत कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ शिकायती खतों के मिसालें भी दी गई हैं, तो उनको भी हमने पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर एक शिकायती खत दिया है और आगे जो खत हैं और वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको लिखने का तरीका देख लेना है कि किस तरह से खत लिख रहे हैं। आपके लिए इम्तिहान के सिलसिले भी के तौर पे भी देखा जाए, तैयारी के हिसाब से देखा जाए, तो ये खत जो कारोबारी खत है, तिजारती खत जो बताए आपको, और शिकायती खत हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहमियत के हामी हैं। सबसे पहले हम जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, नाम, पता वगैरह उसका। जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली, मोहतरम तस्लीम। उसके बाद अलकाब आदाब उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुख्तसर से इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे मोहल्ले में पुल बंगिश में सफाई की हालत बहुत खराब है। सफाई के कारकुनों से इस सिलसिले में बार-बार कहा गया, लेकिन अफ़सोस के साथ अर्ज़ करना पड़ रहा है कि उस तरफ उन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, जो सफाई के कारकुन हैं, सफाई के ज़िम्मेदार हाकिम हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, तो अब आला अफ़सर को शिकायत की जा रही है। आला अफ़सर, हेल्थ ऑफ़िसर। अब हेल्थ ऑफ़िसर भी काम नहीं करे, तो फिर हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पर खत जाएगा, उसका भी यही तरीका है, इसी तरीके से जाएगा। गलियों में कूड़े-करकट के ढेर लगे हैं, पानी जगह-जगह रुका पड़ा है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा है। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से पैदा होती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर खुद मुआयना फरमा लें। ये सबूत दे रहे हैं इस बात का कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, और अगर हमारे ऊपर आपको यकीन नहीं हो, तो आप खुद उस जगह का मुआयना कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा क्या हाल है। बात बिल्कुल साफ हो जाएगी और आप कारकुनों से सफाई का मुस्तकिल इंतजाम करा देंगे। अब इसके बाद जो खत लिख रहा है, जो शिकायत कर रहा है, उसका नाम और उसका पता लिखना ज़रूरी है, ताकि राब्ता कायम करना पड़े दोबारा, तो वो उस पते के ऊपर आपसे मिल लिया कर। खाकसार मोहम्मद अहमद हाली, मकान नंबर 3745, पुल बंगिश, दिल्ली। पूरा पता, मकान नंबर सहित अपना यहाँ पर देना ज़रूरी है। अब इसके बाद एक और शिकायती पत्र है। शिकायती खत यहाँ पर दिया गया है और वो देखिए आप, जनाब इंजीनियर फ़ोन। ये महकमा फ़ोन को दिया गया है, जो टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट है, उसको शिकायती पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खत लिखने वाले का टेलीफ़ोन खराब हो गया है। ईदगाह एक्सचेंज, नई दिल्ली 5, मोहतरमुल तस्लीम। मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, पिछले 1 महीने से खराब है। बार-बार फ़ोन की खराबी की शिकायत की गई, लेकिन अफ़सोस है कि फ़ोन ठीक नहीं हुआ। मेरी दरख्वास्त है, आप यहाँ पर दरख्वास्त आप क्या चाहते हैं, वो अलग-अलग पॉइंट बनाकर आप लिख दें। फ़ोन को जल्द अज़ जल्द ठीक करा दीजिए। उस 1 महीने का फ़ोन का किराया माफ़ कीजिए, जब मेरा फ़ोन बंद रहा हो। अब यहाँ पर देखिए आप, जो हम खत लिखते हैं, आपने पिछले असबाक के अंदर घर के जो अफ़रद हैं, दोस्त वगैरह, उनको खत लिखने का तरीका आपने पढ़ा। आपने दरख्वास्त लिखने का तरीका पढ़ा। कितने खूबसूरत तरीके से, कितने तहज़ीब व तमीज़ के साथ, कितने सारे अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल करते हुए हम वो खत लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे-सीधे हम वो बात कह रहे हैं जो हमें कहना है। यहाँ पर दूसरी तरह की बातें नहीं है। यहाँ पर प्यार-मोहब्बत का इज़हार नहीं किया जा रहा, यहाँ पर भारी-भारी अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बातें यहाँ पर नहीं की जा रही।
सीधे-सीधे हमने उनका नाम लिखा और अपना मुद्दा बता दिया, मेरा ये मसला है, बस इसको हल कर दीजिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जो कारोबारी खत होते हैं और जो सरकारी खत होते हैं, शिकायती खत होते हैं, सबसे अहम बात उनकी ये है कि उनमें एहसास और जज़्बात की कमी होती है। सीधे-सीधे बात को बयान कर दिया जाता है और कम से कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खत जितना मुख्तसर होगा, उतना ही अच्छा है। तो इसलिए बात को सीधे तौर पर बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी लब-ओ-लाब के सीधे तौर पे की जाती है। उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्तें मंज़ूर फरमाएँगे और उसके बाद फिर अपना नाम और पता, खाकसार नईमुर रहमान, मकान नंबर 73, मॉडल बस्ती, नई दिल्ली 5। अब यहाँ पर आगे आते हैं, दफ्तरी नोट। दफ्तरी नोट यानी दफ्तर के अंदर किसी मामले के ऊपर, किसी मसले के ऊपर बात को आगे किस तरह बढ़ाई जाती है। किसी के पास एप्लीकेशन आई, अब उस एप्लीकेशन के ऊपर अमल करना है। उसके अंदर जो माँग की गई है, उस माँग को पूरी करना है, तो कोई एक अफ़सर उसको पूरी नहीं कर देता है। वो किसी एक क्लर्क की, किसी एक अफ़सर की बात नहीं है। नीचे से शुरू होती है बात और वो ऊपर तक जाती है। उसका एक तय तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक ही वो जाती है बात। तो वो जो बात जाने का तरीका है, वो दफ्तरी नोट होता है। उस दफ्तरी नोट के ज़रिए बात को आगे पहुँचाई जाती है। दफ्तरी और सरकारी खतो-किताबत के अलावा दफ्तरी काम करने का भी अपना एक अलग तरीका है। दफ्तर के सरबराह के तहत बहुत से शोबे होते हैं। ये मुमकिन नहीं कि हर शोबे से आने वाली फाइल का खुद ही बगौर मुताला करे और उस पर गौर व फिक्र के बाद दस्तखत कर दे। जो बड़ा ऑफिसर होता है, वो कभी भी किसी बात के ऊपर खुद फैसला नहीं लेता है, अपने आप फैसला नहीं लेता। कोई कमेटी बनाता है, नोट शीट चलती है, वो नीचे से चलती हुई आती है, अलग-अलग जो अफसरान उसके नीचे हैं, वो उस बात के ऊपर फैसला लेते हैं, वो अपने साइन करते हुए अपना जो राय है वो देते जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल खोलने के ऊपर एक खत आग पे दिया गया है नमूना दफ्तरी नोट का, तो वो यहाँ पर नोट शीट कहते हैं इसे इंग्लिश के अंदर। नोट शीट चलती है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन आई, क्लर्क उसका मसला लिखेगा कि क्या मुद्दा है। उसकी जो मसले का हल निकल सकता है, वो हल तजवीज़ करेगा कि ये राय मेरी तरफ से हो सकती है, इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? वो और चीज़ें बनाकर वहाँ पर एक मसले का फाइल नोट बना देता है, एक फाइल बना देता है और उसके साथ कई पेज आपस में लगे रहते हैं। अब उसमें फाइल करने के बाद तजवीज़ उसने बता दी और मसला बता दिया सारा, उसके बाद खुद के साइन करता है और अपने बड़े जो ओहदेदार है, उसका नाम लिखता है, ओहदे का नाम लिखता है और उस फाइल को उस तक पहुँचा देता है। अब बड़े ऑफिसर के पास आई, वो उस चीज़ को देखेगा, मसले को पढ़ेगा, उसकी खुद की क्या राय है, उसका डिपार्टमेंट क्या कहता है, उस मसले के ऊपर उसके डिपार्टमेंट की क्या राय है, वो चीज़ वहाँ पर लिखेगा, अपने साइन करेगा और अपना जो ओहदा है वो काट देगा जो क्लर्क ने लिखा था और उसके बाद जो अपना बड़ा ओहदेदार है जिसके पास आगे फाइल जाएगी, उसका ओहदे का नाम लिखेगा और फाइल को आगे रेफर कर देगा। अब जो आग और बड़ा वाला है, वो भी पढ़ेगा इसी तरीके से और जो उससे नीचे वाले अफ़सर ने लिख के दिया था उसका नाम, वहाँ वो कट मार देगा कि हाँ, मेरे पास फाइल पहुँच गई है, मैंने इस फाइल को देख ली है। उसके ऊपर अपनी राय लिखेगा और नीचे साइन करेगा और आगे जो ओहदे अब कहाँ भेजना है उसको, वहाँ लिखेगा, उसका नाम लिखेगा उस ओहदे का और उस फाइल को उस ओहदेदार तक जहाँ उसको पहुँचाना है वो। तो वो अलग-अलग मराहिल से फाइल गुज़रती है और फिर आखिर के अंदर हुकूमत के पास जाती है या जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी होता है, सबसे बड़ा फैसला लेने वाला होता है, वहाँ तक फाइल जाती है और उसके बाद उस बात के ऊपर कोई एक फैसला, कोई एक राय बन पाती है। तो ये नोट शीट, दफ्तरी नोट दफ्तर के अंदर काम करने का तरीका है। इसी के ज़रिए फैसले लिए जाते हैं। तो आपको ये भी दफ्तरी नोट भी लिखने का तरीका सीखना है। तो शोबे का मुताल्लिका क्लर्क या सीनियर क्लर्क फाइल पर मसले के सिलसिले में एक नोट लिखता है। उस नोट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है मसला, उसके बारे में तफ़सीलात और तीसरा है तजवीज़ कि उस पर क्या फ़ैसला मुनासिब है। ये क्लर्क लिख के भेजेगा। अब फिर ऊपर जाते जाएँगे और सब अपनी-अपनी राय उसके ऊपर देते चले जाएँगे। अगर आखिर अफ़सर को लगता है कि हाँ, ये सब कह रहे हैं कि हाँ, ये काम हो जाना चाहिए, तो फिर वो काम हो जाता है। और अगर उसमें कोई ख़ामी है, कोई सुधार है, कोई और चीज़ उसके अंदर जोड़नी है, तो फिर वापस उस फ़ाइल को वो नीचे भेज देता है कि इसमें ये चीज़ है, तरमीम आपको करनी है, ये चीज़ इसमें सुधारनी है और उसके बाद आप हमारे पास ये फ़ाइल भेजिए। ये नोट हेड क्लर्क, इंचार्ज, शोबा वगैरह के दस्तखत होकर सरबराह के पास जाता है और वो उस यकीन के साथ कि उसके मातहतों ने जो नोट लिखा है और जो तजवीज़ की है, वो ठीक ही होगी, उस पर दस्तखत कर देता है। जो आला ऑफ़िसर है वो इस फ़ाइल को देखता है और लगता है उसको हाँ ठीक है, सबने अपनी-अपनी राय दे दी है, सबने अपने मशवरा हो गया है, बात हो गई है और अब ये काम करना सही रहेगा।
तो फिर वो उस पर अपना काम करने की इजाज़त दे देता है। उसके दस्तखत हो जाने के बाद फैसला हो गया और फिर अगर उस पर अमल की ज़रूरत है, तो इंचार्ज शोबा उस पर अमल दरामद कराता है या फिर फैसले के मुताबिक उस फाइल को दाखिल दफ्तर कर देता है। यहाँ नमूने के लिए दफ्तरी नोट दिए जा रहे हैं। दफ्तरी नोट दिए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पर चीज़ पेश की गई है, आपको उसको तरीका देख लेना है कि किस तरह से दफ्तरी नोट लिखे जाते हैं। दफ्तरी नोट नंबर 1 बसिलसिला दरख्वास्त बाशिंदगाने बाड़ा हिंदू दराव। ये कोई जगह है, यहाँ के बाशिंदों ने एक दरख्वास्त दी है और सिलसिला बता दिया है कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर ही बात होगी और ये दफ्तरी नोट का पहला नमूना आपके सामने शामिल है। ये उसकी हेडिंग है। तो हेडिंग आपको यहीं से लेनी है। नोट दफ्तरी नोट नंबर 1 बस सिलसिला यानी सिलसिला बता दिया कि किस मौजू के ऊपर बात हो रही है, किस टॉपिक के ऊपर ये नोटशीट बनी है, ये दफ्तरी नोट बना है। वो ऊपर हेडिंग लिखी होती है फाइल के ऊपर और उसके पीछे उसके कागजात लगे होते हैं। पूरी फाइल होती है, ऊपर नोटशीट और पीछे सारे के सारे कागजात उसके साथ चस्पा कर दिए जाते हैं, उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। अफसर को जैसी जरूरत हो वो पीछे से कागज उसके देख सकता है और अपनी राय बनाकर ऊपर नोटशीट के ऊपर अपनी राय लिखता है और अपने साइन कर देता है। बाड़ा हिंदू राय दहली के बाशिंदगान की दरखास्त मुंसलिक है। अब ये यहाँ पर उसका नमूना है। नमूने के तौर पे एक नोटशीट आपको दी गई है। अब नोटशीट में पहले मसला लिखा जाता है, फिर मसले से जुड़े हुए दस्तावेज वगैरह और फिर उससे जुड़ी हुई चीजें कि क्या चीजें इस मसले को हल करने के लिए यानी उसका मसला किस तरह से हल होगा, वो भी यहाँ पर तजवीज़ की जाते हैं तरीके। तो दरख्वास्त मुंसलिक है जो फाइल में लगा दी गई है। इस दरख्वास्त में उन लोगों ने मुतालबा किया है कि इलाके में लड़कियों का एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू किया जाए। उनके बयान के मुताबिक इस इलाके में लड़कियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इलाके के स्कूलों का जायजा लिया गया, यानी अब ये लेटर आ गया, खत आ गया, कॉलोनी वालों ने खत दे दिया उनको कि हमारी कॉलोनी के अंदर कोई स्कूल नहीं है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, तो उसका इंतजाम किया जाए। क्लर्क के पास आया, यहाँ पर ऊपर ओहदेदार को भेजा गया और उसकी जांच परख की गई कि वाकई में ऐसी हालत है क्या, वहां पर लड़कियों का स्कूल नहीं है क्या। तो वो बात इसने देखी तो इसको ये सही लगी। इलाके के स्कूलों का जायजा लिया गया, एजुकेशन ऑफिसर से रिपोर्ट ली गई। ये हकीकत है कि इस पूरे इलाके में जिसकी आबादी 40,000 के करीब है, लड़कों के 5 स्कूल हैं। एक लड़कों और लड़कियों का मुश्तरका स्कूल है, लेकिन इस स्कूल में दाखिले के लिए बहुत उम्मीदवार होते हैं, यानी लड़कियों का आसानी से यहाँ पर दाखिला नहीं होता है। इलाके में लड़कियों के स्कूल की वाकई जरूरत है, लेकिन नए स्कूल के शुरू होने से मालियात पर दबाव आएगा, यानी उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, हुकूमत के ऊपर उसका दबाव आएगा। यानी यहाँ पर हुकूमत से अब फाइनेंस से इजाजत मांगी जा रही है कि वहां से अगर हमें पैसा मिले तो हम यहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल भी खोल सकते हैं। इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी के पास ये तजवीज़ बगैर मंजूरी भेजना मुनासिब होगा, बगरज मंजूरी भेजना ज़रूरी होगा। मंजूरी के बाद ही स्कूल शुरू किया जा सकता है और उसके बाद ये तजवीज़ पेश कर दी उसने और यहाँ पर अपने दस्तखत कर दिए और उसके बाद डायरेक्टर लिख के इस फाइल को डायरेक्टर के पास भेज दिया। अब डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर अपना जो काम है, उसकी क्या राय है इस बात के ऊपर, क्या मशवरा देना चाहता है, अपना मशवरा देगा, उसको लिखित में देगा और नीचे फिर अपने साइन करेगा, लिखेगा और यहाँ पर यहाँ इसको क्रॉस कर देगा, यानी मैंने इस बात को देख लिया है, मुझ तक की बात पहुंच गई है। तजवीज़ मंजूर की जाती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए नोट तैयार करके मंजूरी के लिए भेजा जाए और यहाँ पर डायरेक्टर अपने साइन कर देगा और इस फाइल को फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाने के लिए उसका फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम, उसका ओहदा लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये सरकारी के जो नोट होते हैं, नोट शीट इस तरह से बनती है। अब दूसरे नंबर का नोट यहाँ पर दिया गया है एक और। सलीम अहमद साहब जो टीजीटी हैं, यानी टीचर हैं, एक एडेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये इनके स्कूल का नाम दिया है। इनकी दरख्वास्त है, मुंसलिक है। मुंसलिक मतलब होता है चस्पा है, पीछे जुड़ी हुई है, इनके साथ फाइल के साथ लगी हुई है। इसको हिंदी में हम संलग्न बोलते हैं, अटैच्ड इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो इनकी दरख्वास्त उस फाइल के साथ अटैच्ड है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जगह के लिए दरख्वास्त की है। ये इंग्लिश में एमए और बीएड है। इंग्लिश की पोस्ट ग्रेजुएट लोगों में सबसे सीनियर है। 10वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ाते हैं। 10वीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहान में उनके पढ़ाए हुए तलबा का नतीजा इस साल 90% रहा है। प्रिंसिपल साहब ने उनकी तरक्की की सिफारिश की है। ये क्लर्क ने अपनी राय बता दी। अब यहाँ पर मसला क्या है, वो मसला बात किया जाएगा, मसला डिस्कस किया जाएगा।
एक दूसरे उस्ताद मोहम्मद नसीम साहब जो उनसे जूनियर हैं, लेकिन आइंदा साल रिटायर होने वाले हैं, वो चाहते हैं उस 1 साल के लिए उन्हें तरक्की दी जाए ताकि वो पीजीटी की हैसियत से रिटायर हों। मोहम्मद नसीम साहब की ख्वाहिश कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वो सर्विस में जूनियर हैं। सलीम अहमद साहब सीनियर हैं, इसलिए तरक्की के मुस्तहिक हैं यानी हकदार हैं, इसलिए उन्हें तरक्की देकर पीजीटी बनाया जाए। ये नोटशीट चली, ये अलग-अलग अफसरों की राय है, क्लर्क की और डायरेक्टर वगैरह की राय है और उस राय के मुताबिक यहाँ पर साइन कर देते हैं, दस्तखत करके अपने चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये नोटशीट के ज़रिए सरकारी ऑफिसों के अंदर काम होता है। तो हमने ये 2 दफ्तरी नोट देखे हैं। इन दफ्तरी नोटों से मुंदरजा ज़ेल 3 बातें वाज़ेह होती हैं। पहली ये कि मसला क्या है? नोटशीट के अंदर मसला लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस मौज़ू के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर हमें राय देनी है। तो राय जब भी दी जाती है जब कोई मसला पता हो। उसके बाद मसले के खिलाफ या उस मसले के हक में क्या दलाइल हैं? और उसके बाद फैसले की तजवीज़, क्या इस मसले के खिलाफ या इसके लिए सबूत के तौर पर दलीलें आ गई हैं, दस्तावेज लगा दिए गए हैं, अब इसके ऊपर हमें क्या तजवीज़ करनी है, क्या इसका मसले का हल निकालना है, वो तीसरे नंबर पर होता है और मसले का हल निकलने के बाद सभी अराकीन जो इससे जुड़े हुए हैं, मसले से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से जुड़े हुए हैं, अपने-अपने साइन कर देते हैं। नोट, क्लर्क दस्तखत करता है और फिर ये फाइल या नोट किसी के पास भेजा गया। वो अफसर जिसके पास ये नोट गया, अगर उस नोट से मुत्तफिक है, तो खुद दस्तखत करके अपना ओहदा काट देता है और अपने ऑफिसर को पेश करके उस ओहदे का नाम लिख देता है। वो ओहदेदार अगर नोट से मुत्तफिक है, तो अपना ओहदा काट कर दस्तखत करता है और अपने ऑफिसर का ओहदा लिख देता है। यानी वो आगे उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक अफसर से दूसरे अफसर तक हमारी फाइल आगे बढ़ती रहती है। और अगर कहीं पर उसमें रुकावट आती है, किसी अफसर को तजवीज़ पसंद नहीं आती, वो चाहता है इसमें तरमीम होना चाहिए, वो वापस इसको पीछे कर देता है कि एक बार फिर इसको चेक करिए, ये मुझे मामला सही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर वो दोबारा पीछे जाती है, तो फिर वो नीचे से दोबारा फाइल आगे बढ़ती है। इस तरह फाइल कदम ब कदम चलकर सबसे बड़े ऑफिसर तक जाती है और उसके दस्तखत के बाद ये फाइल मंजूर हो जाती है। इस तरह से ये ऑफिस नोट, सरकारी नोट हमारे मुकम्मल होते हैं। अब आते हैं हम दरख्वास्त की तरफ। दरख्वास्त या तो शिकायती हो सकती है या किसी मसले की तरफ, किसी टॉपिक मौज़ू के ऊपर ध्यान हमारा लाने के लिए लिखी जाती है। अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं कि फलाँ ओहदे के लिए इस काबिलियत के कारकुनों की ज़रूरत है या फिर कोई किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए, अखबार के लिए, अपने जो नौकरी वगैरह के लिए इश्तिहार आते हैं, उसके लिए दरख्वास्त लिखें। वो यहाँ पर यानी यहाँ पर ये दरख्वास्त जो आपको दी गई है, ये ऑफ़िशियली काम के लिए दरख्वास्त आपको दी गई है। उसमें मुलाज़िमत की नौइयत, शराइयत और तनख्वाह का ज़िक्र होता है। ये इश्तिहार सरकारी भी होते हैं और निजी भी। उस जगह मुलाज़िमत हासिल करने के लिए जो ख़त लिखा जाता है, उसे दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त का नमूना दर्जा ज़ैल है। अब यहाँ पर जो ऑफ़िशियली दरख्वास्त है, उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक दरख्वास्त आपके लिए दी गई है। बख़िदमत जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन, हुकूमत दिल्ली, जनाब आली। परसों के रोजनामा एबीसीडी टाइम्स में आपकी तरफ से क्लर्कों के कुछ जगहों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। मैं अपनी खिदमात उन असामियों में से एक के लिए पेश करता हूँ। मेरी तालीमी और तजर्बाती कैफियत दर्जा झेल है। अब यहाँ पर पहले मसला बता दिया कि आपने ये लेटर क्यों लिखा, ये दरख्वास्त आपने क्यों दी, कि आपने अखबार के अंदर मसला देखा कि नौकरी के लिए जगह निकली है, कुछ क्लर्कों की यहाँ पर ज़रूरत है, तो बोले कि मैं इस क्लर्क की हैसियत से यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ और मैं इसकी जो शर्तें हैं, जो यहाँ पर काम करने के चीज़ें हैं, अ अ, खिदमत अंजाम देने के यहाँ पर जो शर्तें मुकर्रर की गई हैं, मैं वो शर्तें पूरी करता हूँ और यहाँ पर मैं काम करने के लिए राज़ी हूँ। अब इसके बाद अपने बारे में बताएँगे कि मेरी हैसियत क्या है, मैं किस तरह से यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मेरी तालीमी और तजुर्बाती कैफियत दर्जा ज़ेल है। पहली ये कि मैं बीकॉम सेकंड डिवीज़न हूँ। टाइप की रफ्तार 37 लफ्ज़ फ़ी मिनट है। तजुर्बा एक गैर सरकारी फ़र्म में बहैसियत क्लर्क 3 साल का तजुर्बा है। तारीख़ पैदाइश 17 अगस्त 1975 है, यानी उम्र 24 साल और चंद माह है। अगर आप मुझे इस असामी पर काम करने का मौका देंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। खाकसार नईमुल्लाह, घेर नजू खां, रामपुर। उसके बाद अपना पता वगैरह, अपना वही पूरा पता आपको तफ़सील के साथ देना है यहाँ पर और इस तरह से आपको ये दरख्वास्त लिख देनी है। ये दरख्वास्त किस मौज़ू के ऊपर है? नौकरी हासिल करने के लिए। यानी अखबार में कोई इश्तिहार आया,
क्लर्क की जगह खाली है, वहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिखकर वहाँ पर दरख्वास्त देंगे। अब इसके बाद आपको लिखना है जो कागज़ साथ लगाने हैं। दरख्वास्त तो लिख दी आपने, लेकिन उसके पीछे आपको सबूत के तौर पर जो आपने बातें कही हैं, उनके लिए कुछ कागज़ात भी लगाने पड़ेंगे और वो कागज़ात कौन-कौन से होंगे? बीकॉम की डिग्री की नकल, क्योंकि आपने कहा कि मैं बीकॉम पास हूँ, सेकंड डिवीज़न। टाइप की रफ्तार का सर्टिफ़िकेट, आपने अपने टाइप का भी ज़रा हवाला दिया है वहाँ पर कि मैं 37 लफ्ज़ फ़ी मिनट टाइप कर सकता हूँ। तजुर्बे का सर्टिफ़िकेट, आपने तजुर्बा बताया है कि मैं एक गैर सरकारी महकमे में काम कर चुका हूँ। सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफ़िकेट, तारीख़ पैदाइश का सबूत। इन निजी कारोबारी ख़तों और दरख्वास्तों के अलावा ख़तों की एक और किस्म भी है, जो शक्ल, अंदाज़, मतन और ज़रूरत के लिहाज से उन सब से कुछ मुख्तलिफ है। ये ख़त किसी बात को आम लोगों तक पहुँचाने या हुकूमत के लोगों तक पहुँचाने के लिए लिखे जाते हैं। मसलन किसी अखबार के एडिटर को। कई बार ऐसा होता है कि हम सरकार का किसी बात की ओर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। कोई मसला है, बार-बार हम याद दिलाते हैं, सरकार का उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर रही है या कोई कंपनी है वो काम नहीं कर रही है, तो फिर हम अखबार के एडिटर को खत लिखते हैं और उसके ज़रिए सरकार की तवज्जो अपने मसले के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह का एक खत लिखा गया है। अखबारी खत का एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। अगर अखबारी खत पूछा जाए, तो आपको इस तरह से खत लिखना है। मुकर्रमी, आपके मौक़िफ़ रोज़नामे के ज़रिए हुकूमत के महकमा तालीम को तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में छठी क्लास का तालिब इल्म है। स्कूल में 35 उस्तादों की ज़रूरत है, लेकिन कुल 23 उस्ताद काम कर रहे हैं। 12 जगहें खाली हैं। आधा तालीमी साल गुज़र चुका है और छठी क्लास सेक्शन 7.1 में समाजी उलूम की एक पीरियड में भी तदरीसी काम नहीं हुआ है। न तारीख़ पढ़ाई गई है, न जोग्राफ़िया या इल्म शहरियत। क्या इस तरह तलबा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जा रही है? मुझे उम्मीद है कि आपके बावकार अखबार में इस खत के अशात से महकमा तालीम ज़रूरी कार्रवाई ज़रूर करेगा। अब्दुल रहमान, मकान नंबर, मोहल्ला और शहर, आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम। इस तरह से ये खत हम सरकार की तवज्जो लेकर आने के लिए कर रहे हैं किसी एक मौजू के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर। इसके बाद है दफ्तरी खत। दफ्तरी खत हमने अब पहले भी देखा है। जिस तरह से कारोबारी खत होते हैं, उसी तरह से दफ्तरी खत होते हैं। दफ्तर के सिलसिले के अंदर मुलाजिमान आपस में बात करते हैं, अफ़सर आपस में इन खतों के ज़रिए बात करते हैं। इन निजी कारोबारी अखबारी शिकायती खतों और दरख्वास्त के अलावा एक अलग किस्म और है, जो तकरीबन हर लिहाज से तमाम किस्म के खतों से मुख्तलिफ है। ये खत एक सरकारी महकमे या किसी फ़र्द की तरफ से किसी फ़र्द या दूसरे सरकारी महकमे को लिखे जाते हैं या किसी महकमे की तरफ से किसी शिकायत या दरख्वास्त का जवाब देने के लिए लिखे जाते हैं। ये सरकारी खत किताबत है। यहाँ सरकारी खत का एक नमूना दिया जा रहा है। ये नमूना है, असली खत नहीं है। यहाँ पर एक और नमूना दिया है, जो सरकारी खत के ऊपर ही मुबनी है। सरकारी खत है और सरकारी महकमा लिख रहा है, तो उस महकमे के अंदर उस खत के नंबर लिखे होते हैं कि खत किस नंबर का है और इसका एक बाकायदा रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में इन नंबर्स की एंट्री होती है। यानी आज के 10 साल बाद अगर जानना चाहें कि खत कब और कैसे भेजा गया, किसने भेजा, तो उस रजिस्टर से उसका पता कर सकते हैं कि फलां साल के अंदर, फलां अफ़सर के वक़्त ये खत यहाँ पर भेजा गया था। तो इसका नंबर होता है, मुरासिला नंबर, वो लिखा होता है सबसे पहले, उसके बाद तारीख, महीना और सन लिखा हुआ होता है। उसके बाद किसको खत भेजा गया और कहाँ भेजा गया है? डायरेक्टर तालीमात की तरफ से चीफ सेक्रेटरी हुकूमत दिल्ली की खिदमत में। मौजू, दिल्ली के स्कूलों में तलबा के सालाना तरक्की की तरमीम शुदा कवाइद के मसले के अंदर। तो ये मौजू भी बताना पड़ेगा वहां पर। अब जिसने लिखा है उसका नाम पहले और जिसको लिखा गया है उसका नाम बाद में, कि इसकी तरफ से इसको। और मौजू के स्कूलों के लिए नए कवाइद बनाए गए हैं, पुराने कवाइदों को नया किया गया है, कुछ तब्दीलियां वहां पर की गई हैं। तो अब तब्दीलियां सबको पता चल जाए कि क्या क्या तब्दीलियां हैं, तो उस सिलसिले में ये खत यहाँ पर लिखा जा रहा है। जनाब आली, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एंड एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर दिल्ली के स्कूलों के तलबा की सालाना तरक्की की कवायद जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिदमत में बराए मंजूरी भेजी गई थी। उन्होंने उनको मंजूरी इनायत फरमा दी। इन कवायद को नकल बराए इत्तला से इस खत के साथ मुंसलिक है। यानी वो लेटर जिसके जरिए मंजूरी मिली है, वो भी इस खत के साथ मुंसलिक है, साथ में अटैच्ड किया गया है। आपका नियाजमंद दस्तखत
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली। इस तरह से वो अपनी बात को यहाँ पर मुकम्मल कर देते हैं। अब इस खत की खास बात ये एक और होती है कि ये खत तो लिखा गया है, इसके बाद जो इस तरह का खत है, उसकी कई कॉपी अलग-अलग ओहदेदारों को, अलग-अलग अफसरों को और जो हुकूमत के वज़ीर वग़ैरह हैं, उनको भेजनी पड़ती है। तो नीचे इस खत को खत्म होने के बाद उनके बारे में लिखा जाएगा कि किन कौन लोगों को ये खत की इनकी कॉपी भेजी गई है। बराए इत्तला, तो सबसे पहले जनाब वज़ीर तालीम हुकूमत दिल्ली, तमाम डिप्टी डायरेक्टर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर तालीम दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर तालीम नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, एजुकेशन ऑफिसर कंटोनमेंट एरिया, प्रिंसिपल साहिबान सरकारी और इमदादी स्कूल, दस्तखत। उसके बाद फिर दोबारा से दस्तखत किए जाते हैं। ये डायरेक्टर जो है जो इस पॉलिसी को सबको इत्तला देना चाहते हैं, वो अपने साइन फिर से करेगा और ये खत यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। नीम सरकारी खत। हमने ऊपर सरकारी खत का नमूना और उसके मरहले देखे हैं। वो सरकारी खत आपको खास तौर से देखना है जो हमने अभी इसका मुताला किया। ये जो खत आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो इसको आप समझ लें, अच्छी तरह से लिख लें। इस तरह से पूरे मराहिल इसके देखने हैं, आपको पूरा तरीका देखना है कि किस तरह से खत लिखा जाएगा। नमूना अच्छी तरह आपको देख लेना है, सीख लेना है। इसके बाद आते हैं नीम सरकारी खत। तो सरकारी खत तो पूरी तरह से ऑफिशियल होते हैं, पूरी तरह से सरकारी होते हैं, लेकिन नीम सरकारी ये एक अफसर का दूसरे अफसर को लिखा गया खत है, किसी मौजू के ऊपर याद दिलाने के लिए खत बात करने के लिए खत लिखे जाते हैं। यानी जैसे हमने वो खत देखा, वहां पर पॉलिसी के बारे में बात की जा रही थी, पॉलिसी में कवायद में तरमीम हुआ है। अब अगर वो खत वक्त पे नहीं आता, तो उस खत को वक्त पे लाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर को जो खत लिखा जाता, वो नीम सरकारी खत के अंदर आता है। हमने ऊपर सरकारी खत का नमूना और उसके मरहले देखे। इन खतों के अलावा एक और किस्म का खत भी होता है, जिसे नीम सरकारी खत कहते हैं। ये खत आमतौर पर बराबर के अफसर एक दूसरे को लिखते हैं, या बड़ा अफसर छोटे अफसर को भी लिख देता है। ये कब लिखे जाते हैं? जब कोई काम वक्त पर नहीं हो रहा है, बार बार लेटर भेजे जा रहे हैं, नोटशीट चल रही है, लेकिन काम वक्त पर नहीं हो रहा, तो या तो बराबर का अफसर अपने बराबर के अफसर को लिखेगा, या बड़ा अफसर अपने से छोटे मातहत अफसर को खत लिखेगा कि आपको वो काम दिया गया था, वो काम अभी तक नहीं हुआ है, फौरन उस काम को कीजिए। तो वो खत नीम सरकारी खत के दायरे में आएंगे। उसका नमूना भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो नंबर है, वो उसी तरह से आएंगे जिस तरह से सरकारी खत में आए थे। सरकारी खत की तरह ही उसमें नंबर आएंगे और तारीख वगैरह दिए जाएंगे। उसके बाद सीधे मुखातिब होना है कि किसको ये खत लिखा जा रहा है। मोरखा, तारीख, महीना जो भी है वो लिख दें। फौरी और जरूरी, यानी जो आपको बात कही गई है, ये मोस्ट अर्जेंट है, ये सीधे तौर पर आपको वहां पर लिख देना है। क्योंकि याद दिलाने के बाद काम नहीं हो रहा, याद दिला रहे हैं, तो फिर वो अर्जेंट हो गई, फौरी और जरूरी। डियर अली अख्तर साहब, मैंने मुरासला नंबर ही एफ, यानी उस खत का नाम लिखना है आपको कि जो पहले खत आया था, जो बात की जा रही है उसकी याद दिला रहे हैं उस खत की। यहाँ पर तारीख, महीना, सन लिखेंगे, यानी पूरी डिटेल उस खत की देंगे। ये कहां से मिलेगी? वो यहां से मिलेगी। ये जो नंबर है वही यहाँ पर आएगा। कौन सा? जो पिछला खत भेजा गया है, पहले कभी खत भेजा होगा, उस खत की यहाँ पर याद दिला रहे हैं। तो जो पहले खत भेजा था, उस खत का नंबर यहाँ पर डाला जाएगा कि फला फला खत आपको फला फला तारीख को भेजा गया था, और आपने अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, उस खत का कोई जवाब भी नहीं दिया आपने, और कोई अमल दरामद आपकी तरफ से नहीं हुआ है। तो अब आप उसका जवाब दीजिए, बताइए आपने क्यों नहीं किया काम वक्त के ऊपर। तो आपसे दरख्वास्त की थी कि हमारे महकमे के ज़मनी बजट को मंजूर करा दें। मुझे डर है कि इस मंजूरी के ना होने की सूरत में अगले महीने तनख्वाहें ना दी जा सकेंगी, और उसके लिए आपको ज़ाती तवज्जो की दरख्वास्त करता हूँ। आपका मुखलिस नफीस रज़ा, एजुकेशन सेक्रेटरी, बखिदमत जनाब फाइनेंस सेक्रेटरी हुकूमत दिल्ली। इस तरह से ये खत लिख देंगे। और इसके अंदर भी अगर आप चाहें कि कॉपी किसी और शख्स को भी दी जाए, किसी और ओहदेदार को भी इसकी कॉपीज फराहम की जाए, तो वो भी आप नाम लिख सकते हैं, कॉपी भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कॉपी ना दें, और इसी तरह से इस खत को लिखकर इसको यहीं पर मुकम्मल करते हैं। तो ये दरख्वास्त, खत के लिखने के तरीके, नोटशीट लिखने के तरीके हमने इस सबक में सीखे हैं। उसी अंदाज में आपको लिखने की कोशिश करनी है, और उसी अंदाज में आपको लिखना है। इम्तिहानात के हिसाब से भी आपको अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। इन खत को लिखने के उसी तरह से लिखने के जिस तरह से दे रखे हैं, आप कोशिश करें। बार-बार आप कोशिश करेंगे, बार-बार आप इस चीज़ को लिखेंगे, खतों को लिखेंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप इन खतों को लिख सकते हैं। तरीका आप किताब में देख लें, जो आपका तरीका दे रखा है, उसी तरीके से, उसी
लाइन वगैरह का ध्यान रखते हुए आपको ये खत लिखना है। यहाँ पर ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अलविदा।